क्लास आज हम जो नया पोर्शन शुरू कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुन लें। अर्थशास्त्र का, ठीक है। भूगोल अपना समाप्त हुआ है, अर्थशास्त्र स्टार्ट हुआ है। उसमें लेसन नंबर 14, ठीक है, आर्थिक अवधारणाओं के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो आय के बारे में। इनकम क्या है कि राष्ट्रीय आय जो होती है, देश की आय, वो क्या है। और आपने आय शब्द कई बार इस्तेमाल किया होगा। आय, व्यय, किसी भी व्यक्ति की, किसी परिवार की, ठीक है। जो अपन स्थिति को देखते हैं, अपन कई बार स्टेटस भी देखते हैं कि इस व्यक्ति का स्टेटस अच्छा है, जीवन शैली जो है काफ़ी रिच शैली है, किसी का मध्यम वर्गीय है, मिडिल क्लास है, किसी का उससे कम है। तो ये सब जो है आय पे डिपेंड करता है। किंतु आय केवल एक ही निर्धारक नहीं है किसी व्यक्ति के कल्याण का। एक प्रभावशाली कारक जरूर है, किंतु परिवार की आय जो है उसकी प्रगति तो बताती है, ठीक है। तो ऐसे ही किसी देश की स्थिति का भी पता चलता है कि राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है, तो जैसे किसी व्यक्ति के स्थिति का पता चलता है, वैसे राष्ट्र की स्थिति का भी इसके माध्यम से पता चलता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना करना क्यों आवश्यक है? क्या होता है राष्ट्रीय आय की गणना करने से? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो यहाँ पे बच्चे देखिए, पहला क्वेश्चन अपना यही तैयार हो रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना निम्नांकित दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। ये 4 स्थिति देख रहे हो आप। सबसे पहले तो बच्चे देखो, किसी देश की स्थिति कैसी है, कितनी प्रगति कर रहा है, इसकी अर्थव्यवस्था कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसका ज्ञान होता है राष्ट्रीय आय से। पहला पॉइंट, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का और आर्थिक प्रगति का। दूसरा, राष्ट्रीय आय के आधार पे हम 2 देशों की तुलना कर सकते हैं। जैसे अपन 2 परिवारों की तुलना करते हैं ना, ऐसे 2 देशों की तुलना की जा सकती है, उसकी अर्थव्यवस्था की तुलना की जा सकती है कि ये अमीर देश है, ये गरीब देश है। तीसरा, अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का जो योगदान होता है और उनके जो महत्व होता है, उसकी जानकारी मिलती है। और अंत में जब राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा लिया जाता है, तो उसके आधार पे जो उस देश की अर्थव्यवस्था, उसके लिए भावी नीतियों का, मतलब योजनाओं का निर्माण किया जा सकता है। जैसे आज अपन अपने घर का बजट देखें, तो घर में जो इनकम आ रही है उसके आधार पे अपन क्या करते हैं, खर्चों को बांट लेते हैं और हम इनकम के आधार पे नई नई प्लानिंग भी कर लेते हैं। तो यही स्थिति कहाँ होती है बच्चों? देश के लिए। तो राष्ट्रीय आय की गणना इन 4 स्थितियों में क्वेश्चन बनता है। एक तो आर्थिक स्थिति, आर्थिक प्रगति का ज्ञान होना। दूसरा, राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था की तुलना करना। तीसरा, अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र जो हैं उनका योगदान और उनके जो सापेक्षिक महत्व दिख रहा है उसकी जानकारी मिलना। और भावी नीतियों का निर्माण किया जाना। ये राष्ट्रीय आय की गणना से होता है। अब इन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि राष्ट्रीय आय आखिर है क्या। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसको मौद्रिक रूप से मापने का एक ये तरीका है। अब किसी भी देश में जो उत्पादन हो रहा है एक वित्त वर्ष के दौरान, देखो बच्चों नीचे वित्त वर्ष दिया है 1 अप्रैल से 31 मार्च, उस एक वर्ष के दौरान जितने भी उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, इनके मौद्रिक मूल्य के रूप में इसको जाना जाता है। मतलब किसी भी देश में जो भी उत्पादन हो रहा है, तो अंतिम जो वस्तु है, जो सेवा है, उसके मूल्य को ही शामिल किया जाता है। ध्यान से सुनना, अंतिम वस्तु। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, हम उदाहरण के तौर पे एक बिस्किट का पैकेट ले लेते हैं,
तो आप जो 5 रुपये या 10 रुपये उसके लिए खर्च करते हो वो उसका अंतिम मूल्य होता है। आप उस चीज़ के लिए चाहे ब्रेड हो चाहे बिस्किट हो अलग अलग मूल्य नहीं देते हैं, मतलब जिससे वो बनी है, इंग्रेडिएंट्स जिसको हम कहते हैं, जिन चीज़ों से जो घटक उसमें शामिल हैं उसका हम अलग अलग मूल्य नहीं चुकाते हैं, हम अंतिम मूल्य चुकाते हैं। जिस चीज़ से वो बनती है वो उसका मध्यवर्ती मूल्य होता है। तो राष्ट्रीय आय में देश की अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। तो अंतिम वस्तु क्या है, यहाँ इसका क्वेश्चन बन जाता है। अंतिम वस्तु या सेवा जो है वह वस्तु होती है जिसका उत्पादन प्रक्रिया में पुनः प्रसंस्करण नहीं किया जाता। राष्ट्रीय आय जो होती है देश के उत्पादन के सभी साधनों की आय का योग होती है, ना कि देश के व्यक्तियों के आय का। ठीक है, जो भी उत्पादन के साधन हैं उनकी आय का योग होती है। उत्पादन के साधन है मतलब तीनों क्षेत्रकों से जो भी आय हो रही है उसका योग। तो यहाँ वित्त वर्ष आपको दिया ही है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उत्पादन कर दिया गया है, उपयोगिता का सृजन हो रहा है, उपयोगिता है, ठीक है, डिमांड बढ़ रही है तो सृजन भी हो रहा है। फिर मूल्य वृद्धि का सृजन ही क्या है, उत्पादन है। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देश के जो सभी साधन हैं उनके द्वारा जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं तो उतने ही मूल्य की मूल्य वृद्धि का निर्माण भी होता है। और ये जो मूल्य की वृद्धि है ये जो साधन है उसके जो मालिक है उनको दिया जाता है। कैसे, मतलब सेवाओं का पुरस्कार। जैसे भूमि है तो भूमि से क्या मिलती है, लगान। श्रमिक को क्या मिलती है, मजदूरी। पूंजी पे क्या मिलता है, ब्याज। और उद्यमी है ना, जो उद्योगपति जो होते हैं जो कार्य कर रहे हैं उनको क्या मिलता है, लाभ। तो राष्ट्र के उत्पादन के जो साधन हैं उनको प्राप्त होने वाला जो भुगतान है उस राष्ट्र के सभी साधनों के द्वारा की गई मूल्य वृद्धि के समान होता है। अर्थात एक जो देश है उसके लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय आय समान होती है, मतलब जो देश में उत्पादन हो रहा है और उससे जो आय हो रही है। तो अपन एक अर्थ और निकालते हैं इसका राष्ट्रीय आय का। एक देश के उत्पादन के सभी साधनों द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में जो योगदान है इनका, सभी साधनों का, उनसे जो आय का योग है वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। मतलब देश के भीतर जो मिल रही है आय और विदेशों से प्राप्त जो शुद्ध आय है उसका योग, ये राष्ट्रीय आय कहलाता है। घरेलू साधन है ना, घर के भीतर मतलब देश के भीतर घरेलू जो अपनी जो सीमा है, देश की सीमा, उसके उत्पन्न होने वाली, अंदर उत्पन्न होने वाली साधन जो आय है वो इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। अब ये जो राष्ट्रीय आय है इसे राष्ट्रीय अवधारणाएं भी कहा जाता है, आय अवधारणाएं। इसमें बच्चे देखो आप 4 चीज़ें ध्यान रखना। सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये 4 जो है राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं मानी जाती हैं। ये अपने यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कौन सी हैं। तो 2 तो देखो सकल में आ रही है, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 2 शुद्ध में आ रही है, शुद्ध घरेलू उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब कई बार क्या हुआ कि देखा गया कि जब राष्ट्रों की तुलना की गई तो तुलना करने को जो आय को देखा गया, अभी अपन राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, उसको सही नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? क्योंकि आज अपन 2 परिवारों की तुलना करें तो एक परिवार में ज़्यादा कमाने वाले हैं, एक परिवार में एक ही व्यक्ति कमाने वाला है, तो उनकी अपन आर्थिक स्थिति की तुलना एक कैसे कर सकते हैं। तो यही स्थिति राष्ट्रों के बीच में हुई कि हर राष्ट्र एक समान नहीं है। कोई देश छोटा है, कोई बड़ा है, किसी का क्षेत्रफल बड़ा है, किसी का क्षेत्रफल कम है, किसी की जनसंख्या ज़्यादा है, किसी की जनसंख्या कम है। तो फिर आय सबकी एक समान कैसे हो गई?
इसके लिए एक उपयुक्त तरीका सोचा गया, प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय को कैसे निकाला जाता है, देखिए यहाँ एक सूत्र दिया हुआ है। प्रति व्यक्ति अगर आय ज्ञात करनी हो तो उस देश की जो राष्ट्रीय आय होती है उसको उस देश की जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाता है। देखो ये सूत्र है, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या। इसके आधार पर जो तुलना की गई उसके आधार पर देखा गया कौन से विकसित राष्ट्र हैं, कौन से अविकसित हैं, कौन से विकासशील हैं, निर्धन हैं। ये कैटेगरी जो थी वो अलग अलग